A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Zumexa classes. आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री एनसीईआरटी. सो हिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 8 के चैप्टर नंबर 9 के बारे में हम लोग बात करेंगे. द टाइटल ऑफ दिस चैप्टर इज वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म. तो हम वुमेन का स्टेचर, क्लास सिस्टम और रिफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे. किस तरीके के रिफॉर्म्स इन टॉपिक से रिलेटेड जो है 19th सेंचुरी में आपको देखने को मिलते हैं. अगर आपको कोई डिटेल सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हो. दिस इज माय इंस्टाग्राम हैंडल और ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है. इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ मिलेंगे जिनको आप रिवीजन के लिए डाउनलोड कर सकते हो. अगर आप मेरे बाकी के लेक्चर सीरीज को भी देखना चाहते हैं तो वो सब भी आपको यहीं शेयर किए गए. इस स्लाइड में आपको, जैसे कि मैं हमेशा आपको दिखाती हूँ, आपको पता होना चाहिए टाइमलाइन के बारे में. तो एंशिएंट इंडियन पीरियड था वो चलता है 700 एडी तक. 2 मिलियन बीसी से लेके 700 एडी तक जो है एंशिएंट टाइम पीरियड है. अर्ली मेडिवल जो है 700 एडी से 1000 एडी. लेट मेडिवल पीरियड 1000 से 1857 एंड 1857 से 1947 तक का पीरियड है इस मॉडर्न इंडिया. तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरीके से जो है चेंजेस आए थे, सोशल रिफॉर्म क्यों आ रहे थे, राजा राम मोहन राय ने क्या किया, विडो रीमैरिजेस के बारे में क्या होता है, गर्ल्स किस तरीके से स्कूल जाना शुरू करती हैं, पहले कौन से स्कूल हैं, कौन कौन से जो लोग हैं वो इन सब रिफॉर्म्स को लाने में इंस्ट्रूमेंटल है. वुमेन जो है उन्होंने खुद ही वुमेन के बारे में लिखना शुरू कर दिया था. क्या लिखा था, किसने लिखा था, लॉ अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज कब आता है, कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म्स में हम कौन कौन से सोशल रिफॉर्म इस टाइम आपको देखने को मिलते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में बात करेंगे. तो अगर हम बात करते हैं 19th सेंचुरी की, तो इंडियन सोसाइटी जो थी 19th सेंचुरी में काफ़ी ज़्यादा इल्स जो थी उसको फेस कर रही थी. देयर वर सो मेनी सोशल इल्स विच वर प्रेजेंट इन द इंडियन सोसाइटी एट दैट टाइम. कौन कौन सी सोशल इल्स प्रेजेंट थे? चाइल्ड मैरिज प्रेजेंट था, सती प्रथा प्रेजेंट था, वुमेन को कोई राइट नहीं थे एजुकेशन सेक्टर में, उनको कोई प्रॉपर्टी के राइट्स नहीं थे, उन कास्ट सिस्टम प्रेवलेंट था. 4 वर्ण से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र. जो ब्राह्मण है उनको सबसे सुपीरियर माना जाता था, बाकी सारे वर्णास को लोअर माना जाता था. शूद्र प्रेजेंट थे और अनटचेबल्स प्रेजेंट थे, तो अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की जाती. तो इस सारी की सारी बुराइयों के साथ हमारा जो कंट्री है वो जूझ रहा था. मैंने आपको उससे पहले वाले चैप्टर्स में बताया कि भाई ब्रिटिशर्स ने आके बोला दैट आवर सोसाइटी इज नॉट सो सिविलाइज्ड. लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा व्हाइट मेन्स बर्डन थ्योरी के बारे में, मैंने बात किया था 1-2 चैप्टर पहले. उसमें क्या कहा गया था कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनके कंधों के ऊपर भार है, मतलब दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिफॉर्म्स ऑल्सो. उनको जो वाइट मैन है, उनको जो ब्राउन एंड ब्लैक पीपल है उनको सिविलाइज करना पड़ेगा. तो ये थ्योरी ये कहती है. तो काफ़ी हद तक, कुछ हद तक वो ठीक है, क्योंकि हमारे जो सोसाइटी है उसके अंदर बुराइयां तो प्रेजेंट थी ना. तो बुराइयां प्रेजेंट थी, उन्हीं बुराइयों की वो लोग बात कर रहे थे कि हमारे को रिफॉर्म्स लेकर आने की ज़रूरत पड़ेगी. अब होता क्या है, रिफॉर्म्स आते क्यों हैं, इतनी चेंजेस क्यों आए, ऐसा क्या होता है कि जिससे कि हमारी जो इतने सालों की सोसाइटी है जिसके अंदर इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी उसके बारे में आवाज़ उठना शुरू होती है. तो उसका कारण जो है ना, एक बहुत बड़ा कारण होता है एजुकेशन. जब आप एजुकेट होते हो, आपको जब किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिलती है, जब आप पढ़ पाते हो, लिख पाते हो, सुन पाते हो, तब आपके दिमाग के अंदर चेंजेस आना शुरू होते हैं. तो सबसे जो न्यू कम्युनिकेशन का माध्यम था वो किताबें थी, न्यूज़पेपर्स थे, मैगजीन्स थी और पैम्फलेट्स वगैरह थे. तो इस टाइम पे क्या होना शुरू हो गया था, 19th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, तो इस टाइम पे क्या हो गया था, ये सारी चीज़ों की शुरुआत हो चुकी है. बुक्स छपने लगी हैं. एटलीस्ट वो कैटेगरी ऑफ द सोसाइटी जो कि पढ़ सकती है उसको ये बुक्स समझ में आने लगी हैं. उन्होंने खुद भी लिखना शुरू कर दिया. और साथ में क्या हुआ, और साथ में हो रहा है कि जो वर्ल्ड ओवर लिटरेचर है वो उसको भी पढ़ पा रहे हैं. तो इस तरीके की चीज़ें शुरू हो गई हैं. बुक्स के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से और मैगजीन्स के माध्यम से जो है लोग पढ़ रहे हैं. चीपर थे ये मोड्स, बुक्स को पढ़ना, न्यूज़पेपर्स को पढ़ना, ये चीपर मोड थे जिससे आपको पता चल सकता है. टेलीविज़न, इंटरनेट उस टाइम पे था नहीं, तो लोगों को काफ़ी चीज़ों के बारे में पता लगना शुरू होता है. उनको बाहर के देशों में क्या हो रहा है उसके बारे में पता लगना शुरू होता है. सो अब ऑर्डिनरी पीपल पढ़ना शुरू कर देते हैं. इसकी वजह से उनके अंदर कॉन्शियसनेस आती है. अब किसी के अंदर कॉन्शियसनेस आएगी, अगर मान लीजिए एक फैमिली के अंदर एक बंदे के अंदर भी कॉन्शियसनेस है किसी चीज़ को, पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, तो वो अपनी फैमिली को, अपने भाई बहन को, रिश्तेदारों को एजुकेट करने की कोशिश करेगा उसी बारे में. वो बताएगा कि नहीं ये ठीक नहीं है, ऐसा हो रहा है, आपको पता है कि इंग्लैंड में ऐसा हो रहा है, यूरोप में ऐसा हो रहा है. तो इस तरीके से अवेयरनेस स्प्रेड कर रही थी. फिर बात आती है राजा राम मोहन रॉय की. तो राजा राम मोहन रॉय जो हैं वो कोलकाता की बातें हैं ये, मतलब कोलकाता की में इतने रिफॉर्म्स क्यों हुए, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आके कोलकाता में ही अपना सेटलमेंट करती है. तो कोलकाता में आती है वो, तो कलकत्ता जो होता है वो हब बन जाता है, क्योंकि वहाँ पे लोग ज़्यादा एजुकेट हो जाते हैं, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का सेंटर है. तो सेंटर होता है तो इसलिए वो वहाँ के लोगों को पढ़ाना शुरू करते हैं ताकि वो उनको एम्प्लॉय कर पाए. तो जब वो आप उनको इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर देंगे तो वो लोग क्या है, बाहर का लिटरेचर भी पढ़ पाएंगे और बाकी चीज़ों को समझ पाएंगे. तो इसलिए जो रिफॉर्म्स हैं वो हमें स्पेशली कलकत्ता में सबसे पहले देखने को मिलते हैं. तो राजा राम जो मोहन रॉय हैं उन्होंने कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की. लेटर ऑन जिसको
ब्रह्म सभा बोला, पहले ब्रह्म सभा बोला जाता था उसको, लेटर ऑन उसको ब्रह्म समाज बोला जाने लगा। उन्होंने लोगों को परसुएड किया, उन्होंने समझाया कि जो आपकी ओल्ड प्रैक्टिसेस हैं जिसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, आप उनको छोड़ दो और आप जो है एक नया रिफॉर्म लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करो। उन्होंने बताया कि वेस्टर्न एजुकेशन जो है उसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विमेन इक्वालिटी के बारे में बात की गई, विडोज़ के बारे में बात की गई। तो राजा राम मोहन राय के अगर हम नाम के बारे में सोचते हैं तो विडो रीमैरिज के बारे में हमारे पास आता है नाम, और विमेन एजुकेशन के बारे में हमारे दिमाग में सबसे पहले थॉट्स आते हैं। तो उस टाइम पे उन्होंने ब्रह्म सभा की स्थापना की थी और ब्रह्म समाज जिसको बोला जाने लगा था लेटर ऑन। ऑल दिस थिंग्स आर प्रेजेंट इन द स्लाइड, आप पढ़ सकते हो। तो उन्होंने क्या कैंपेन चलाया था, उन्होंने सती के अगेंस्ट में कैंपेन चलाया था। ऐसा नहीं है कि वो कैंपेन चला रहे थे तो इट वॉज वेरी, मतलब ऑल द सोसाइटी वॉज कूल कि भाई कितना सही काम कर रहे हो, ऐसा नहीं था। उनको सोसाइटी से बहुत ज़्यादा ओपोजिशन से झेलना पड़ रहा था। ओके, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये बताया, लोगों को एजुकेट करना शुरू किया कि अगर आप अपने टेक्स्ट को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारे टेक्स्ट में ये सारी बुराइयां नहीं थी, लेटर ऑन आई हैं ये बुराइयां। तो यही उन्होंने उसी चीज़ को आधार बनाया कि भाई ये लेटर ऑन बुराइयां इनकॉर्पोरेट होंगी। हमने भी पढ़ा है, जब हम ऋग्वेद की बात करते हैं तो ऋग्वेद में ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं थी, जो लेटर ऑन जो वैदिक पीरियड आता है उसमें ये सारी प्रॉब्लम्स आना शुरू होती है धीरे धीरे। तो उन्होंने यही बताया कि भाई स्टार्टिंग में हमारी जो सोसाइटी है वो ऐसी नहीं थी, सती प्रथा प्रैक्टिस नहीं की जाती थी और चाइल्ड मैरिजेस नहीं हुआ करती थी, पॉलीगैमी नहीं हुआ करती थी जनरली। तो इसलिए उन्होंने अपने एफर्ट्स के बाद में सती प्रथा को 1829 में बैन कर दिया। दिस इज़ एन हिस्टोरिक मूवमेंट, ये बहुत बड़ा जजमेंट था उस टाइम का, सती प्रथा को बैन करना, मतलब जो भी सती की जाएगा उसको वो इलीगल है। तो ये उनका बहुत ज़्यादा जो है इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है राजा राम मोहन राय को। ब्रिटिशर्स जिनको जो रिफॉर्म करना खुद चाहते थे उन्होंने राजा राम मोहन राय को सपोर्ट किया। इंडियन सोसाइटी के लोग जो इस चीज़ के बारे में सोचते थे उन्होंने भी राजा राम मोहन राय को सपोर्ट किया। विडो रीमैरिज की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड टॉपिक है, तो विडो रीमैरिज के केस में आते हैं नाम हमारे पास ईश्वर चंद्र विद्यासागर, वीरासा लिंगम पंटुलू एंड स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इन लोगों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया कि भाई विडो रीमैरिज के लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया। तो ब्रिटिश ऑफिशियल्स के हेल्प से ब्रिटिश ऑफिशियल पास्ड अ लॉ परमिटिंग विडो रीमैरिज। तो 1856 में आता है विडो रीमैरिज एक्ट और इसके इंस्ट्रूमेंटल कौन होते हैं, इसके इंस्ट्रूमेंटल होते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अभी हमने उससे पहले बात की राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने क्या किया था, राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को बैन किया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने क्या किया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विडो रीमैरिज के बारे में काम किया। फिर वीरासा लिंगम पंटुलू के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने भी एसोसिएटेड थे वो विडो रीमैरिज को लेके मद्रास में, राइट। स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम आता है, फिर उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की 1875 में, दैट अटेम्प्टेड टू रिफॉर्म हिंदुइज्म एंड सपोर्टेड विडो रीमैरिज। उन्होंने भी विडो रीमैरिज को सपोर्ट किया। ओके, तो आर्य समाज की स्थापना होती है 1875 में। तो अभी तक हम कुछ कुछ डेट्स पढ़ रहे हैं। 1829 में सती को बैन किया जाता है, सती बैन की जाती है 1829 में। फिर क्या होता है, विडो रीमैरिज को परमिशन दिया जाता है 1856 में। 1875 में होता है स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना। ओके, फिर जो होता है गर्ल्स भी अब क्या हो रहा है, अभी तो ये विमेन के बारे में बात हो रही थी, तो अब गर्ल्स के ऊपर फोकस किया जा रहा है। चाइल्ड मैरिज भी क्योंकि प्रेवलेंट थी, तो गर्ल्स जो है वो बिगेन टू गोइंग टू स्कूल। तो स्कूल्स वर सेटअप फॉर गर्ल्स बाय विद्यासागर इन कलकत्ता एंड मैनी अदर रिफॉर्म्स इन बॉम्बे। तो विद्यासागर के द्वारा बहुत सारे स्कूल सेटअप किए गए जिसमें कि गर्ल्स जो है अपनी एजुकेशन ले सकती हैं। बहुत सारी जो वुमेन्स थे उनको क्या पढ़ाया जाता था, हम टॉट एट होम बाय लिबरल फादर्स और हस्बैंड्स और वुमेन टॉट देमसेल्व्स। अभी तक एजुकेशन कैसे चल रही थी, अभी तक एजुकेशन चल रही थी कि फैमिली के अंदर ही जो है लड़कियों को पढ़ाया जा रहा था। लेकिन आर्य समाज इन पंजाब एंड ज्योतिराव फूले इन महाराष्ट्र, उन्होंने स्कूल्स एस्टैब्लिश किए। अब से पहले क्या हो रहा था, गर्ल्स की एक फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, गर्ल्स को घर के अंदर ही पढ़ाया जाता था। जो भी लड़कियां एजुकेटेड होती थी वो घर के अंदर पढ़ रही है, उनको कोई ना कोई सपोर्ट कर रहा है जिसकी वजह से वो पढ़ पा रही है। लेकिन अब क्या होता है, अब होता है आर्य समाज की स्थापना होती है और ज्योतिराव फूले क्या करते हैं, वो गर्ल्स के लिए महाराष्ट्र में वो करते हैं। आर्य समाज पंजाब में काम कर रहा था नॉर्थ में, तो यहाँ पे गर्ल्स के लिए स्कूल्स खोले जाते हैं, राइट। मुमताज़ अली जो है ये भी एक नया नाम सामने आता है, जिन्होंने क्या किया, री इंटरप्रेटेड वर्सेस फ्रॉम कुरान टू आर्ग्यू फॉर वुमेन एजुकेशन। इन्होंने जो मुस्लिम समाज की जो लड़कियां थी उनके लिए काम किया मुमताज़ अली ने। उन्होंने बताया कि कुरान के उन्होंने वो वर्सेस को निकाला जिसमें बोला जाता है कि भाई गर्ल्स को भी एजुकेटेड होना चाहिए, तो मुस्लिम कम्युनिटी की गर्ल्स को भी एजुकेशन मिलने लगी, राइट। फर्स्ट उर्दू नॉवल जो है वो बिगेन टू बी रिटर्न फ्रॉम लेट 19th सेंचुरी। पहला उर्दू नॉवल लिखा गया था लेट 19th सेंचुरी में। बहुत अलग अलग तरीके से जो है वुमेन को एनकरेजमेंट मिलने लगा। अगर अर्ली 20th सेंचुरी की बात करेंगे तो बेगम ऑफ भोपाल, उन्होंने प्राइमरी स्कूल की स्थापना की। बेगम
रोके शेखावत हुसैन, उन्होंने मुस्लिम गर्ल्स को पटना और कलकत्ता में स्कूल की स्थापना की। तो ये वो सारे नाम हैं जो एनसीईआरटी के अंदर दिए गए हैं, तो यहाँ पे वो मेंशन किए गए। तो ये सारे नाम आपको पता रहने चाहिए। कौन कौन से नाम? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिराव फूले, मुमताज़ अली, बेगम ऑफ भोपाल, बेगम रोकेया शेखावत हुसैन, इन सब लोगों ने क्या काम किया था? ये सब लोग गर्ल्स की एजुकेशन के लिए, गर्ल्स के स्कूल्स खोलने के लिए काम कर रहे हैं। तो ये सारे नाम आपको पता होने चाहिए। ये देखिए, स्टूडेंट्स ऑफ हिंदू महिला विद्यालय 1875 में हिंदू महिला विद्यालय के, ये देखो स्टूडेंट्स का फोटोग्राफ है। हिंदू महिला विद्यालय क्या था? वन ऑफ द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन टू प्रोवाइड गर्ल्स विद काइंड ऑफ लर्निंग दैट वाज यूजुअल फॉर बॉयज़ एट दैट टाइम। ये मतलब ये विद्यालय है, वहाँ पे उनको फॉर्मली एजुकेशन दी जा रही है 1875 में। ओके, तो इस तरीके की चीज़ें हुई। और क्या होता है, जो लेडीज़ हैं, मतलब जो विमेन हैं, उन्होंने, उनके अंदर ये कॉन्शियसनेस आती है कि उनको भी ऐसी और विमेन के बारे में लिखना चाहिए, ताकि जो लेडीज़ हैं उनको पता चले कि हमारा मतलब जो विमेन है वो भी कुछ अच्छा काम कर सकती है। तो उन्होंने उनको भी ग्लोरीफाई करना शुरू किया। अभी तक क्या था? मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है वो, अभी तक क्या, वो अभी तक ही है, हमेशा है वो। तो विमेन ने उस टाइम पे अपनी कॉन्शियसनेस की वजह से विमेन के बारे में ही लिखना शुरू किया। तो 1880s में इंडियन वुमेन बिगन टू एंटर यूनिवर्सिटी। 1880 तक, मतलब 1875 में महाविद्यालय खुला। ये कौन सा विद्यालय? हिंदू महिला विद्यालय। और उसके बाद क्या होता है, 1880 में वो यूनिवर्सिटीज़ में जाना शुरू कर देती हैं। तो ताराबाई शिंदे हैं, उन्होंने पहली बुक लिखी, पब्लिश द बुक स्त्री पुरुषानुला, श्री पुरुष तुलना, ठीक है, ये प्रोनाउंसिएशन आप अच्छे से पढ़ लेना। तो ताराबाई शिंदे ने ये वाली बुक को लिखा, मराठी की प्रोनाउंसिएशन है। पंडिता रामाबाई जो है, उन्होंने लिखी किताबें। उन्होंने बताया कि कैसे मिजरेबल लाइफ है अपर कास्ट वुमेन की। अपर कास्ट वुमेन की जो लाइफ थी ना, वो और ज़्यादा मिजरेबल थी, क्योंकि उन्होंने ऐसे किताबें लिखी, तब जाके लोगों को पता चला कि उनको लगता है कि लोअर क्लास वाली वुमेन जो है उन्हीं को ही सिर्फ ऑपरेशन सहना पड़ता है। अपर क्लास की जो हिंदू अपर क्लास की जो वुमेन है, उनको और ज़्यादा ऑपरेशन सहना पड़ता था। तो उन्होंने किताब में लिखा। उन्होंने जो है, पंडिता रामाबाई ने फाउंडेड अ विडो होम एट पूना। उन्होंने पूना में विडो होम बनाया। ओके, तो अब क्या हो रहा है, ये वो वाला टाइम पीरियड है, विमेन अपने आप के लिए भी कॉन्शियस हो गई हैं। उन्होंने दूसरे विमेन के बारे में लिखना शुरू कर दिया है। उन्होंने बताना शुरू कर दिया किताबों के माध्यम से कि किस तरीके का ऑपरेशन उनको सहना पड़ रहा है। तो उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, मैगजीन्स लिखना शुरू किया, आर्टिकल्स लिखने शुरू किए। तो अर्ली 20th सेंचुरी में क्या है, वुमेन फॉर्म पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप्स। तो अब क्या हो गया था, धीरे धीरे 20th सेंचुरी की बात हो गई है अब। तो जब 20th सेंचुरी में एंटर करते हैं, तो वुमेन ने प्रेशर ग्रुप की तरह काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने बहुत सारे नेशनलिस्ट मूवमेंट को ज्वाइन किया, सोशलिस्ट मूवमेंट को ज्वाइन किया। हम लेटर ऑन वाले चैप्टर्स जो आगे वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे कि किस तरीके से जो फीमेल पार्टिसिपेशन है नेशनल मूवमेंट में बढ़ जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो एजुकेटेड हो गई है, तो वो प्रेशर ग्रुप का काम कर रही हैं और साथ में नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रही हैं। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस हैं, उन्होंने सपोर्ट किया फीमेल्स की डिमांड्स को, और उनकी जो उनको मतलब वोटिंग राइट्स दिलाने के लिए भी कैंपेन शुरू किए गए। लॉ अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज। अब चाइल्ड मैरिज जो थी वो भी एक और प्रॉब्लम थी जो कि हमारे सोसाइटी में प्रेवलेंट थी। तो इसके अगेंस्ट में चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट पास किया जाता है 1929 में। अभी तक हमने कितने एक्ट की बात की 1829 में सती प्रथा को विरोध में एक्ट आता है। फिर 1856 में आता है विडो री मैरिज एक्ट। फिर क्या आता है, अब 1929 में आता है चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट, मतलब कि बच्चों की शादी करना को रोका जाएगा। उस टाइम पे जो एज थी, ये आपको ध्यान रखना है, वो एज जो थी इनिशियली मेन एंड वुमेन बिलो द एज ऑफ 18 एंड 16 रिस्पेक्टिवली। लड़कों के लिए 18 साल, लड़कियों के लिए 16 साल। अगर उससे भी छोटे लड़कियों की शादी की जाती है, लड़कों की शादी की जाती है, चाइल्ड मैरिज एक्ट था ये रिस्ट्रेन। तो बच्चों, लड़के और लड़की दोनों के ऊपर अप्लाई होगा, तो उसमें आप नहीं कर सकते। लेटर में इसको रेज किया गया, लेटर ऑन 21 और 18। अभी क्या एज है शादी की, बताइए, दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू। 21 एंड 18 क्या अभी भी यही सेम एज है? तो पहले जो एज थी वो 18 और 16 थी रिस्पेक्टिवली, जब चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट आया था। तो ये सारी बातें थी, ये इस चैप्टर का पार्ट 1 था। इसमें हमने बात किया कि किस तरीके से सोसाइटी के अंदर रिफॉर्म्स लाए गए, कि कौन कौन सी ईवल्स प्रेजेंट थे, कौन कौन सी चीज़ें जो हैं, कौन कौन से रिफॉर्म्स लाए गए, कौन कौन से लोग थे इंस्ट्रूमेंटल इनको लाने में। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये चैप्टर पढ़ के मज़ा आ रहा है। इस चैप्टर में हम सिर्फ उतनी ही बातें पढ़ना है जितनी की क्लास 6 में दी गई है। जो चीज़ें क्लास 8 में दी गई हैं, जो 9, 10, 11, 12 में आएंगी, हम उनको उसी में पढ़ेंगे, बिकॉज वो वी आर गोइंग क्लास वाइज। तो क्लास वाइज जाने से ये होगा कि आपके दिमाग के अंदर एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क आ रहा है कि हो क्या रहा था। इसको हम बहुत सारे फैक्ट्स के साथ बम्बार्ड कर देंगे जब हम 11, 12 वाली एनसीईआरटीज़ को पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क आपके माइंड में बन चुका है कि ये सब कुछ हो रहा था, क्योंकि सोसाइटी में चेंजेस आ रहे थे। तो विमेन, गर्ल्स,
कास्ट सिस्टम को भी झकझोर दिया जा रहा था। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो अपने बाकी फ्रेंड्स लोगों के साथ भी शेयर करिए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।